हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का टीएलपी जुडिशियल एकेडमी में। देखिए, आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट पर बात करने जा रहे हैं जो कि सेक्शन 100 सीपीसी से डील करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन 96 से लेकर 99 तक बात करते हैं किस चीज़ की, फर्स्ट अपील की। एंड सेक्शन 100 से लेकर कहाँ तक, सेक्शन 100 से लेकर 108 ये किस चीज़ की बात करते हैं, सेकंड अपील के क्वेश्चंस की। तो अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि आप मुझे बताइए कि सेकंड अपील कब लग सकती है। जैसे ही डिक्री पास होती है तो उसके अगेंस्ट हम अपील लगा सकते हैं, ये राइट हमें दिए गए हैं और ये एक सभी का राइट होता है कि सीपीसी मना नहीं करता कि आप कौन से केसेस के खिलाफ अपील नहीं लगा सकते। जो भी अगर 96 की कंडीशन फुलफिल कर लेगा वो अपील लगा सकता है हायर कोर्ट में, अगर उसके पास डिक्री आती है और वो उसके अगेंस्ट में गई है। तो अब जो केस का साइटेशन है, सबसे पहले आप ये नाम नोट कर लीजिए, यू सुधीरा वर्सेस सी यशोधरा का केस है, यशोदा एंड अदर्स का। इसमें क्या कहा कि सेकंड अपील जो कि सेक्शन 100 सीपीसी में लगती है वो तब तक प्रोसीड नहीं हो सकती जब तक आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ना लगा लें। आप सभी को पता है फर्स्ट अपील लगाने के लिए ग्राउंड कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 96 सीपीसी में, और सेकंड अपील लगाने के ग्राउंड कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 100 सीपीसी में। तो सेक्शन 100 क्या बात करता है कि जब तक आप पहले ही अपनी अपील की रेमेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब ऐसे तो आप एक विशेष चक्कर चलाते रहेंगे, जैसे ही आपके खिलाफ डिक्री आएगी आप सेकंड अपील में चले जाएंगे, फर्स्ट अपील में चले जाएंगे, फिर अपील करते चले जाएंगे। तो इस चीज के ऊपर भी बार लगाना जरूरी था। इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और जो लॉ है वो ये कहता है कि आप सेकंड अपील लगाइए, लेकिन कब लगाइए, क्योंकि आप अपील की रेमेडी पहले ही एग्जॉस्ट करा चुके हैं। जो एक फैसला है उसको एक बार ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं, अब दोबारा आ रही हैं आप सेकंड अपील में, तो कुछ ना कुछ आपके पास ठोस चीज होनी चाहिए। तो सेकंड अपील के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेकंड अपील इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होना चाहिए। अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, ऐसा कोई मुद्दा जो कि अभी अनडिसाइडेड रह गया और जिसको बिना सुने सूट का जजमेंट नहीं आ सकता, प्रॉपर जजमेंट नहीं आया। अगर वो ही नहीं सुना है और फिर भी किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो वो तो फिर फायदेमंद नहीं है ना। तो इसीलिए अगर किसी केस में अभी भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करना बाकी था, वो नहीं डिसाइड हुआ, तो आपको पूरा हक दिया जाता है कि आप दोबारा अपीलेट अथॉरिटी के पास जाइए। यहाँ पर इस केस में हुआ क्या था, जैसे ए पार्टी है और बी पार्टी है, अब इनके खिलाफ जजमेंट आया, ये गए फर्स्ट अपील में भी इनके खिलाफ आया, ये चले गए सेकंड अपील में। जब ये सेकंड अपील में गए तो हाई कोर्ट ने, और सेकंड अपील हमेशा कहाँ लगेगी ये बात भी नोट कर लीजिए, सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट के पास लगती है। जब ये हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर वेरियस पास कर दिए, बिना ये बात देखे कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हुए थे या नहीं हुए थे। जब भी हाई कोर्ट के सामने हम अपील लगाते हैं तो हमें पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या अपील के फॉर्मेट में, जैसे आप मुझे ये बताइए, जब सूट इंस्टीट्यूट होता है तब हमें क्या देखना होता है, जब भी सूट इंस्टीट्यूट होता है तो एक प्रॉपर पिटीशन लिखी जाती है और वो प्रॉपर किसको, कोर्ट ऑफ लॉ को प्रेजेंट की जाती है। ऐसे ही जब अपील लिखी जाएगी तो अपील का भी एक फॉर्मेट है और फॉर्म्स कहाँ है, अपेंडिक्स, कौन से अपेंडिक्स में दिए गए हैं फॉर्म, अपेंडिक्स ए एंड सी में। तो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। तो जब फॉर्मेट देखा जाएगा तब एक चीज और देखी जाएगी जो कि 100A बात करता है कि कोई भी सेकंड अपील तब तक एंटरटेन नहीं होगी जब तक कि उस केस में ये डिसाइड ना हो जाए कि हाँ यहाँ पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था। तो इस केस में यहाँ पर क्या किया था, ए और बी की जब अपील लगाई गई तो हाई कोर्ट ने बिना ये देखे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, यहाँ पर वेरियस इंटरिम ऑर्डर पास कर दिए थे जो कि सरासर गलत है। तो इस केस में क्या कहा गया, सेकंड अपील आप एंटरटेन करोगे ही नहीं। सबसे पहले क्या देखो, फ्रेमिंग ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां पे हुआ है या नहीं हुआ। ये बात किसने कही, बेंच का नाम नोट कर लीजिए, जस्टिस JB पाद्रीवाला एंड R महादेवन। यहाँ पे जब इस जजमेंट की हियरिंग की जा रही थी तब कोर्ट ने क्या कहा, एड इंटरिम ऑर्डर फॉर लिमिटेड पीरियड, आपको इन्होंने एक लिमिटेड पीरियड के लिए इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया था बिना ये देखे, ऑर्डर 41। हाँ, सेकंड अपील का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 41 किसकी बात करता है, ऑर्डर 41 बात करता है
फर्स्ट अपील की, लेकिन ऑर्डर 42 सेकंड अपील की बात करता है। वो ये कहता है कि सारे रूल फॉलो होंगे 41 के ही, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट होगा, कब स्टे लगेगी कब स्टे नहीं लगेगी, रूल सारे 41 के ही फॉलो होंगे। और सेक्शन 100 की बात करते हुए अगर सेकंड अपील नहीं लगी तो वो प्रॉपर इन टर्म्स में लगनी चाहिए, उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होना चाहिए। अगर प्रेजेंट केस में यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या किया था, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखा ही नहीं था और इंटरिम रिलीफ यहाँ पर पहले ही पास कर दी थी, पार्टीज को बोल दिया था कि आपको क्या करना है, स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। मतलब ए और बी झगड़ रहे होंगे कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, तो इसके लिए स्टेटस को का ऑर्डर पास कर दिया बिना ये देखे कि क्या यहाँ पर सेकंड अपील का मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था या नहीं था, और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इशू करती। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये वॉयलेशन है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मैंडेटरी है, मैंडेटरी प्रोविजन है, इसको आप किसी भी हालात में बाईपास नहीं कर सकते। मतलब किसी भी अपील में बिना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ रेस किए, बिना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखे आप सेकंड अपील एंटरटेन ही नहीं कर सकते, विच इज रॉन्ग। यहाँ पर रेफरेंस भी ली है मनोहर लाल चोपड़ा एंड राज बहादुर के केस की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर भी यही बात कही गई थी कि आप सेक्शन 151 सीपीसी की पावर का यूज करके, इनहेरेंट पावर दी गई है ना 151 में, आप इनहेरेंट पावर का यूज करके बिना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखे अगर इंटरिम ऑर्डर पास करते हो तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इंटरिम ऑर्डर ग्रांट करते हो किसी भी कंडीशन में तो ये रॉन्ग ऑर्डर है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां है या नहीं है। इस अगर नहीं है आप प्राइमा फेसी डिसमिस करो, रिजेक्ट करो एप्लीकेशन को, यही बात की गई। दो द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज सेक्शन 151 CPC जनरली empowered to grant interim order, preserve the subject matter of the dispute and avoid multiplicity of suit। हाँ, ऑर्डर को संभाल के रख सकती है कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट ना हो, बट बिना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ देखे आप ऐसे ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, इफ हाई कोर्ट इज प्राइमा फेसी ऑफ व्यू सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व वुड नॉट रिक्वायर मच टाइम और ऑफ डिस्पोजल ऑफ कोर्ट इज बाउंड टू फ्रेम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब हाई कोर्ट पे मैंडेटरी ड्यूटी है, पहले देख लो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ आप कर दो, बट करो, उसके बिना आप अपील सेकंड अपील एंटरटेन मत करो। यहाँ पर आगे क्या कहा, लॉ इज क्लियर दैट सेकंड अपील विल बी मेंटेनेबल बिफोर हाई कोर्ट only if it is satisfied that the case involves substantial question of law. If no substantial question of law arise, second appeal could not have been entertained and the same ought to have been dismissed. अगर मतलब सेकंड इसमें क्या कहा, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज ही नहीं हुआ तो सेकंड अपील भी सुनी नहीं जाएगी। द कोर्ट ने यहाँ पर आगे क्या बात कही है, इन द लाइट ऑफ ऑफर सेटलमेंट लीगल पोजीशन द कोर्ट सेट असाइड इंटरिम ऑर्डर पास बाय हाई कोर्ट। तो यहाँ पर अगर आप वो नहीं करते तो कोर्ट सेट असाइड कर देगा जो इंटरिम ऑर्डर है और अपील को अलाउ करेगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर सिर्फ यही बात की गई, अगर आपने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ नहीं किया और इंटरिम ऑर्डर उसके बाद पास करते हो चलेगा, उससे पहले करते हो दिस इज रॉन्ग ऑर्डर। और मतलब सेक्शन 100 के लिए प्राइमा फेसी आपको क्या देखना है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होते हैं वो केस टू केस वरी करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। थैंक यू सो मच।